नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर की नई मर्चेंडाइज़ है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज सुशांत सरीन जी और सुशांत सरीन जी बहुत व्यस्त थे, तो बड़ी मुश्किल से आज हम इनको पकड़ पाए हैं, तो स्वागत कर रहे हैं हम सुशांत सरीन जी का जयपुर डायलॉग्स पे। सुशांत सरीन जी, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया। आप काफ़ी और देर से बुला रहे हैं, लेकिन वो बात ठीक है आपकी कि समय नहीं निकल रहा था। जी हाँ, तो अब इतना बड़ा किस्सा हो गया ऑपरेशन सिंदूर वाला। ऑपरेशन सिंदूर के हुए अब 16-17 दिन भी हो गए हैं, 16-17 क्यों ऑलमोस्ट 20 दिन भी हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें अब तो सेटल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री भी उसके बारे में कई सारी बातें बोल चुके हैं। तो व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल? ओह! संजय जी, न्यू नॉर्मल तो मेरे ख्याल एस्टेब्लिश हो गया है और न्यू नॉर्मल घोषित भी हो चुका है और न्यू नॉर्मल अब ये है कि भई देखिए, अब जो आपके पाप का घड़ा है, वो पूरा हो चुका है। अब उसको सहने को कोई तैयार नहीं है और अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा आतंकी हमला हुआ और ये पाकिस्तान हैं तो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, लो आईक्यू के लोग हैं। अब उन्होंने बोला भारत में कोई भी आतंकी हमला होगा, भाई भारत में अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ जिसके जिसकी जो निशानदेही आपके ऊपर हुई, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल माओइस्ट वाला जो भारत के अंदर काफ़ी देर से एक आतंकी हमला रहते थे माओइस्ट के, उसमें तो हमने कभी ये नहीं बोला कि जी पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। उसमें तो हमने कभी पाकिस्तान मतलब ये हो सकता है कि कोई लिंक्स विंक्स कोई दूर पास के हों, वो देखिए एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इस टाइप का खेल खेलती हैं। लेकिन एक होता है कि भई आपकी एक 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 लिज़निंग है, एक आपका कॉन्टैक्ट है और एक होता है कि आप खुलेआम उसमें मुलव्विस हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब माओइस्ट इंसर्जेंसी में और बहुत सारी जो छोटी-मोटी इधर-उधर होती हैं, उसमें तो हमने कभी ये नहीं कहा कि भई पाकिस्तान का डायरेक्टली हाथ है। अ, लेकिन जहाँ पर है, वहाँ पर तो पिछले 30-40 वर्षों से है और पाकिस्तानी हरदम ये बोलते हैं कि जी हमने तो बंद कर दिया, हम तो पहले करते थे, अब नहीं करते। जब भी उनको आप कटघरे में खड़ा करें, तो हर बारी आपको यही सुनाई देगा, हाँ, पहले करते थे, अब तो नहीं करते। फिर 5 साल के बाद बोलेंगे, हाँ, 5 साल पहले करते थे, अब नहीं करते। तो ये अब बात और नहीं सही जाएगी और उसमें मेरे ख्याल ये काफ़ी स्पष्ट कर दिया गया है कि भई अगर आपकी तरफ से इस तरीके की कोई हिमाकत हुई, तो फिर भारत की तरफ से एक रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन अब आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे और कई सारे जो पहले रिस्ट्रेंट्स थे अ, वो इस बार उठे हैं और कुछ जो इस बार हमने अपने ऊपर शायद लगाए हुए थे, वो अगली बारी नहीं रहेंगे। अ, आगे चल के हम उस पे भी बात कर सकते हैं, इस बार हमने अपने ऊपर क्या रिस्ट्रेंट लगाए हुए थे शुरुआत में, जो आगे चल के हम शायद नहीं लगाएँगे। और एक जो पाकिस्तान को मेरे ख्याल साफ संदेश दे दिया गया है कि आपकी जो गीदड़ भभकी है, जो पंजाबी हरदम करते हैं ना, बड़ा उछल-कूद, हाथ-पैर हिलाएँगे, आपको लड़ाई से पहले ही आपको ऐसे डराने की कोशिश करेंगे, भाई हमारे पास बहुत कुछ है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। दिल्ली की सड़कों में आपको ऐसे सुनाई देता है। तो वो उनको एक चपेट मारी और पूछा कि अब क्या है बताओ, क्या कौन हो तुम? बताओ। तो अब हुँ, ना तो वो इम्प्रेस कर भारत को, ना ये जो सारा ब्लैकमेल वाला चक्कर था वो इम्प्रेस करेगा। अ, और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई जिसमें पाकिस्तान मुलव्विस पाया गया, तो फिर वही होगा जो इस बार हुआ और उसमें भी जो संदेश मेरे ख्याल काफ़ी स्पष्ट था इस बार वो ये था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम टारगेट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का जो एक पुराना एक स्ट्रैटेजिक डिलेमा था कि भई हमारी
स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है, वो भी इस बार आपको नजर आ गया कि वो बात काफी हद तक ठीक है, बिकॉज आप बाय सम अकाउंट्स अटक में भी एक अटैक हुआ है, बाय सम अकाउंट्स पेशावर के ऊपर भी कुछ ड्रोन्स पाए गए थे। अब वो उसमें थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है कि वो एक्चुअली था कि नहीं था, लेकिन इस तरीके की खबरें उस जमाने में उस समय पाकिस्तान से आ रही थी। स्कर्दू से लेकर कराची तक और सक्कर तक सब जगह आप देखें तो हमले हुए हैं भारत की तरफ से, और बड़े एक रिस्ट्रेंट तरीके से और टारगेटेड तरीके से हुए हैं। पहले उसमें तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन दूसरे उसमें राउंड में फिर इनके जो सैन्य ठिकाने थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और इस बार जो एक और स्पष्टीकरण हो गया है कि अब हम आतंकियों को और पाकिस्तान की जो सरकार है उसको अलग अलग करके नहीं देखेंगे, उसको हाँ एक जी, ही well, that's a very important assertion, yes. उसको एक ही मान करके चलेंगे। और उसका मतलब यह है कि अगली बारी अगर कुछ इस टाइप का कुछ हुआ तो फिर सिर्फ आतंकी ठिकानों पे नहीं हमला होगा, पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी होगा। और उसका बेसिकली न्यू नॉर्मल ये है कि जो कॉस्ट ऑफ टेररिज्म है उसको अब बढ़ाया जा रहा है, और अगर आप ये करेंगे तो भारत की तरफ से होगा, और अगर उस पर आपने कोई जवाब देने की कोशिश की तो फिर हम एस्केलेशन लैडर जो है उसको हम डोमिनेट करेंगे, उसमें से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी यही किया था, जो शायद हमने बालाकोट में नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी। बालाकोट में पहले पहले सीढ़ी पे ही बात रुक गई थी। इस बार वो जो एस्केलेशन की सीढ़ी थी उस पर हम चढ़ते रहे, जितना पाकिस्तान चढ़ना चाहता था उससे ज्यादा हम चढ़ने को तैयार थे। और ये भी एक संदेश दे दिया गया है कि ये अब रहेगा। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो उसको कितना ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। हम तैयार हैं, हम उससे ऊपर ही जाएंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल एक ये भी संदेश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये एक न्यू नॉर्मल है। अब इसमें कई चीजें हैं जो शायद आप पूरी तरीके से उसकी व्याख्या नहीं भी कर सकते, कि भाई अगर सपोजिंग कोई एक दो कोई छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं तो क्या उस पर भी फिर यही कार्रवाई होगी, या फिर ये है कि कोई एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद इस टाइप की कार्रवाई होगी। अब इस पर एक स्पष्टीकरण कोई नहीं है, और वो शायद अगर तो आप ठीक भी है, थोड़ी-सी टैक्टिकल एम्बिग्यूटी होनी ही चाहिए। बहुत ज्यादा रिजिड हैं इस पे, अडिग हैं, तो फिर वो स्पष्टीकरण देने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि इस तरीके के मामले में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी अगर रखी जाए, गू की स्थिति रखी जाए तो वो बेहतर रहता है। उसमें फिर आपके लिए भी थोड़ा सा स्पेस बनती है, नहीं तो आपके लिए कमिटमेंट ट्रैप हो जाता है। तो मेरे ख्याल वो शायद एक गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को अगर आप अलग कर दें तो जो न्यू नॉर्मल है वो तो काफी अब स्पष्ट हो गया। आपने स्कार्दू का उल्लेख किया, ये स्कार्दू जो था, जो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें वो आपके फॉरेन सेक्रेटरी साहब पार्टिसिपेट करते थे, उसमें तो स्कार्दू का नाम आया था। लेकिन बाद में जो आपके जो डीजीज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें स्कार्दू का नाम नहीं लिया गया था। आपके पास क्या है, स्कार्दू के बारे में क्या सूचना है? मेरे ख्याल मैंने भी ऐसी, मेरे पास भी जो ऑफिशियल सूत्रों से जो आई है जानकारी और जो पब्लिक डोमेन में है, मैं भी उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसमें मेंशन किया गया है, अ, और हर जो ठिकाना है उसको नेसेसरी नहीं था कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंशन किया जाए। अब आप ये देखें ना संजय जी, अ, जो पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजीएमओस की भारत के, जो तीनों नेवल, हुँ, एयर और फौज के जो थे, उन्होंने जगहों का मेंशन कर रहे थे कि कहाँ-कहाँ पर ठिकानों को हिट किया गया। और उसमें एक ये मेंशन किया गया था मलीर कैंटोनमेंट। हुँ। अब भारत में 99% लोगों को, खास तौर पर पत्रकारों को भी, न्यूज़ चैनल वालों को भी, ये मालूम ही नहीं है कि मलीर कैंटोनमेंट क्या है। मलीर कैंटोनमेंट जो कराची का कैंटोनमेंट है वो मलीर कैंटोनमेंट है।
हाँ जी। और वो कराची के मध्य में है, वो कोई ये नहीं है कि आउटस्कर्ट्स में है या कुछ। लेकिन उसका नाम मलिर कैंटोनमेंट है, जैसे आपके इलाहाबाद में नैनी है जो मिलिट्री का स्टेशन है। बाकी बहुत जगहों पे इस टाइप से अ, है, जिस शहर के साथ वो कैंटोनमेंट अटैच है उसका नाम डिफरेंट है, लेकिन वो है उस हाँ, शहर है में। ना, लखनऊ में बख्शी का तालाब है। राइट। तो अब वो मलिर, अच्छा, बहुत लोगों का मिस आउट हो गया। मैंने जब सुना तो मेरा दिमाग ठनका, तो मैंने कुछ लोगों से बोला, यार इसकी ट्रांसक्रिप्ट है क्या, मैं चेक करना चाहता हूँ। उसने क्या मलिर कैंटोनमेंट बोला है? तो मुझे बताया गया हाँ मलिर कैंटोनमेंट बोला है, ये तो कराची है। यानी कि जब 7 और 8 की रात को जब हमारे न्यूज चैनल बिल्कुल पागल हो गए थे और आप भी उसमें खूब मजा ले रहे थे, तो हाँ जी। उस समय ये बात हो रही थी कि भाई कराची के ऊपर हमला हो गया है। हुँ। ठीक है। अच्छा, हमारे न्यूज चैनल वाले जितने हैं उनको ये तो पता नहीं था यार कराची में बंदरगाह के अलावा भी कुछ चीज है। तो उन्होंने ये सोचा कि जी बंदरगाह के ऊपर हमने हमला किया है। लेकिन हमला कराची के अंदर हुआ था, कैंटोनमेंट में हुआ था, एक महदूद तरीके का हमला था। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक किया गया था, लेकिन कराची के अंदर किया गया था। इसी तरीके से सक्कर में किया गया, इसी तरीके से आपका तमाम और जगहों पर, जकोबाबाद में किया गया वो अगले दिन। लेकिन उसी दिन रात को गुजरांवाला में किया गया, लाहौर पर किया गया, और कई जगहों पे किया गया। नूर खान वाला अगले दिन हुआ। तो ये हमले हुए थे। और जो हमारे न्यूज चैनल्स को इंफॉर्मेशन गई, वो शायद इतनी गई होगी कि बम्बार्डमेंट हुई है कराची में। अब वो क्या बम्बार्डमेंट हुई है, कितनी हुई है, ये शायद किसी ने स्पष्ट नहीं किया। तो वो जो हमारे न्यूज चैनल है वो बिल्कुल पागल होकर बताना शुरू कर दिया उन्होंने। कंफर्मेशन तो किया नहीं किसी ने। वो समय भी एक ऐसा था कि सब उस होड़ में थे कि भाई हम जल्दी हो, सबसे पहले हो। लेकिन ये हमला किया गया था वहां पर। तो हमले तो तमाम लेंथ एंड ब्रेथ पाकिस्तान में हुआ है। और जो खबरें भी आई थी वो सही थी। अब वो जब खबरों को प्रस्तुत किया गया था तो फिर इतना उसको एग्जैक्जरेट कर दिया गया था, बढ़ा चढ़ा कर पता नहीं क्या बना दिया था। तो फिर अपना ही आपने मजाक उड़वा लिया। अगर उसको थोड़ा कंफर्म करके तरीके से बताते तो बेहतर होता। और मैं आपको बताऊं क्या संजय जी, मैं जब जब सेकंड डे, पहले दिन इन्होंने किया पाकिस्तानियों ने, फिर सेकंड डे इन्होंने किया दोबारा से अटैक। दूसरे दिन जब अटैक हुए तो पहले दिन जब हुआ तो हमारे को पता लग गया था। ये विदेश सचिव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने काफी स्पष्टीकरण किया था। जब दूसरे दिन हुआ तो उन्होंने चलते चलते ये बोला कि हमने अब हम चाहते हैं कि ये बात यहीं पे रुक जाए, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है, हमने 4 ठिकानों पे उनको हिट किया है। बस इतना उन्होंने बोला, स्पष्टीकरण नहीं किया कहां पर हिट किया। तो मैंने सोचा यार ठीक है, फिर कुछ किया होगा, कुछ छोटा मोटा हमने भी किया होगा। और मतलब कि आज लग तो ऐसे रहा है, और ये मैं 8 और 9 की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप हुँ। समझे कि 9 तारीख को शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3, साढ़े 3, 4 बजे जो भी थी, हुँ। उसमें ये लगा कि यार ये तो वाइंड अप हो रहा है सारा। लेकिन जब उस रात को पाकिस्तानियों ने दोबारा से हमले करने शुरू किए, तो मुझे ये लगा कि यार ये जो 4 ठिकानों की बात है, ये कोई ऐसी जगह पे मारा है इनको जहां पर इनको बड़ी चोट लगी है। तो इसीलिए ये वापस आ रहे हैं हमारे को अटैक करने के लिए। और फिर उस रात को जो हुआ सारा का सारा सिलसिला, कि वो मिसाइलें अपनी फायर कर रहे थे, वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई। और फिर साथ ही साथ भारत की तरफ से प्रतिक्रिया गई, जहां पर उनके सारे एयर बेसिस को, मेजर वालों को इंक्लूडिंग नूर खान और सरगोदा और तमाम और को हिट किया गया। अ, वो मैक्सिमम एस्केलेशन 9 और 10 की रात को हुई है, या 10 की सुबह भी आप मान लें। तो ये मारा तो है बहुत बुरी तरह, और कई जगहों पे मारा है। लेकिन मेरे ख्याल हमने जिस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन फ्लो को हैंडल किया ना, वो दैट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मतलब कि ये आज तक हमारे लोग समझे नहीं है कि यार, अ, अगर जो आजकल के युद्ध है ना, वो 3 मोर्चों में लड़े जाते हैं। बिल्कुल, मल्टी एक डोमेन।
एक तो सैन्य मोर्चा है, ठीक है? उसमें आपने ठीक-ठाक काम किया। दूसरा कूटनीतिक मोर्चा है, उसमें भी आपने कहा ठीक-ठाक ही काम रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग खुल के आपके साथ नहीं आए, लेकिन दबे शब्दों में सबने आपका कोई विरोध भी नहीं किया। और तीसरा मोर्चा है इन्फॉर्मेशन का मोर्चा। और अगर मैं ये कहूँ कि एक लिहाज से उसमें स्टेलमेट भी नहीं ही, इन्फॉर्मेशन के मोर्चे में हमारी शिकस्त हुई, तो मेरे ख्याल वो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वी लेट देम गेट अवे विद इट। जो हमको उनकी नाक रगड़नी चाहिए थी मिट्टी में, वो हम उस लिहाज से नहीं कर पाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया। उसमें खैर पश्चिमी मीडिया ने भी उनका बड़ा समर्थन किया। उनके खुद लोग बैठे हुए थे पश्चिमी मीडिया में, जो उनको उनका उनका जो नैरेटिव है उसको प्लग कर रहे थे। वो सब अपनी जगह है, लेकिन हमारी तरफ से जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, जिस एक्यूरेसी से करनी चाहिए थी, और जब आपके पास सारा माल मत्था था, तो फिर उसको अपने पास दबा करके फाइनली 2 या 3 दिन के बाद आपने पहली अपनी डीजीएमओस की कॉन्फ्रेंस की। करेक्ट। आपको ये पहले समझ आनी चाहिए ना कि यार ये भी एक मोर्चा है। तो एक अब या तो आप देख लें, मतलब कि आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट, बट दे नीड टू रियली ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई नई बात मैं आपसे कर रहा हूं। ये कई वर्षों से कई लोगों ने इनको बोला है कि भाई आपके जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आपके स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस उस लिहाज से नहीं हो रहे जिस लिहाज से होने चाहिए। उसमें सिर्फ स्पीड ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी जल्दी अपना बयान निकालते हैं बाहर और अपनी बात आगे रखते हैं। उसमें उतना ही जरूरी है कि आप की एक्यूरेसी कितनी होती है, नंबर 2। नंबर 3, आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस इडियम में आप बात करते हैं, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है। अब उसमें एक तो आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके लिए एक दूसरा इडियम होगा। एक आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसके लिए एक और इडियम होगा। एक आपका दुश्मन है, उसके लिए आपको एक और संदेश देना पड़ेगा। आप कैसे इस सबको मिला जुला करके आगे लेकर जाएंगे, इसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वो प्रोफेशनल्स आपकी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से नहीं है। सॉरी, आई एग्री कंप्लीटली। वो और प्रोफेशनल आपकी आईएएस से भी नहीं आएंगे। हम्म, आप लोग आईएएस वाले, तो मैं आपको हरदम बोलता हूं, दुनिया की जितनी नॉलेज और अकल है वो सारे आईएएस अफसरों के पास होती है, लेकिन ये वाला जो प्रोफेशनलिज्म है ये आपके पास नहीं है। तो ये इसके लिए आपको यंग लोगों को, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत आप ये अपना पक्ष जो है दुनिया के सामने, देश के सामने और दुश्मन के सामने, तीनों के सामने रख सकते हैं। तो अब आपने जो कहा उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो आप देखें कि बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है वो अब जो प्राइवेट लोग हैं वो लेके आ रहे हैं। जैसे आज ही सवेरे आपने देखा होगा कि मुरीद एयरबेस पर क्या हुआ कि मुरीद एयरबेस की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी उसमें आपने बंकर बस्टर बॉम्ब मारे और उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जो कुछ भी था वो कुक हो गया, उसकी एविडेंस की। तो अब ये आपके जो कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज हैं उससे लोग ले लेके, और जो आपके ये डैमियन जैसे क्या डेटरेस्वा जिसका हैंडल है वो है, या और दूसरे लोग हैं, ये सब लोग निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? भारत क्यों नहीं, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी को दे के आप ये करवा दें कि बताएं कि साहब के किराना में क्या हुआ, कि साहब जैकोबाबाद में क्या हुआ, कि नूर खान में क्या हुआ, क्या की जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी कैपेसिटी है वो पूरी तरह से डीकैपिटेट हो गई। क्या इसी वजह से
मोदी जी जो है वो साफ-साफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। क्या यही कारण है कि वो खुल के बोल रहे हैं कि साहब कि नो ट्रेड एंड जी, टॉक, नो टेरर एंड टॉक, नो वाटर एंड ब्लड। ये जो इतना एकदम से जो फोर्थराइटनेस आई है, उसके पीछे क्या है, ये बाकी सब लोग गेस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा तो सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो अपनी बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे। मतलब हम उनकी बेवकूफ़ी पे देखिए ही कब तक डिपेंड करेंगे? नहीं देखिए, उसमें आप ना 2 चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स कर रहे हैं। हुँ, एक तो जो प्रधानमंत्री का और कुछ हद तक उनकी सरकार का जो रवैया था, वो इस पर निर्भर नहीं था कि आपने क्या-क्या हिट किया और क्या-क्या आपने नहीं किया। ये उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इस ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकूँगा। मैं इनको ब्लैकमेल नहीं करने दूँगा। ये युद्ध जिस भी किस्म का होता, उन्होंने ये तो गांठ बांध ली है कि भई मैं इनको इस छतरी के नीचे, न्यूक्लियर छतरी के नीचे मैं इनको ये कार्रवाई नहीं करने दूँगा। एक तो वो पहलू है। लेकिन जो दूसरी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमको समझना चाहिए, अब ये पीआईबी वाला ज़माना नहीं है। पीआईबी ठीक है, अपनी तरफ से जो भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, कर रही है। लेकिन पीआईबी को भी समझना चाहिए, ये वो वाला ज़माना नहीं है कि अगले दिन अखबार छपेगा, फिर वो बात आएगी, फिर लोग पढ़ेंगे। ये वो ज़माना नहीं है, ये ट्विटर का ज़माना है भाई। यहाँ तो हमला हुआ, किसी ने देखा, उसने वीडियो सीधा अपना प्राइवेट फ़ोन से अपलोड किया, 4 लोगों ने उसको देखा, विदिन 5 मिनट्स इट्स वायरल। आप रियल टाइम में बात कर रहे हैं भाई। आप रियल टाइम में बात हो रही है ये सारी। ये कोई अब वो वाला टाइम नहीं है कि जी हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा। अब आप ना छुपा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि भई एक कमर्शियल सैटेलाइट्स ऊपर हैं, आप पैसे दो, आपको डिपेंडिंग ऑन आपको क्या रेज़ोल्यूशन चाहिए, उस हिसाब का आपको मिल जाएगा। आप जितने ज़्यादा पैसे खर्चोगे उतना अच्छा आपको रेज़ोल्यूशन मिल जाएगा। और लोग अब वो और कोई ऐसे पब्लिक सर्विस के लिए नहीं वो इमेजेस ले रहा, वो भी आपस में पैसे बना रहे हैं। जो ये सब कुछ दे रहे हैं, वो भी पैसे बना रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट लोग जिनको गीक्स आप कहें कि भाई ठरक है अपनी, अपनी अपना शौक है, उन्होंने कर लिया कि मैं भाई सैटेलाइट इमेजरी पे मैं एक्सपर्टीज, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो एक्नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के। अब इस तरीके के लोग आ गए हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, उसको आप दबा के रखे हुए हैं कि जी ऑपरेशन चल रहा है। अबे यार, ऑपरेशन तो चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी निकलती जा रही है ना, तो क्यों दबा के रख रहे हो? वो आप दबा के रखोगे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारे भी दबा के रखेंगे। वो तो इंफॉर्मेशन निकलेगी। व्हाई नॉट यू बिकम फर्स्ट? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन को रिलीज करना, फिर उसके फ्लो को कैसे आपने संचालित करना है वो। अब ये बातें कोई नई बात नहीं है भाई, मैं ये पहली बार ही ये बात नहीं हो रही संजय जी। ये कई वर्षों से बातचीत चल रही है और कई जगहों पर, कई फोरम्स पर हम ये बात कर चुके हैं। लेकिन वो रिफॉर्म जो अ, और जो स्पीड और जो रीस्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की है, वो कैसे करनी है, उस पर आज तक कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया। तो इसलिए आप सब कुछ ठीक करके भी आप वो जो नैरेटिव वाला जो वो फ्रंट है, उसमें आप पीछे हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों का सारा मीडिया उनका पिट्ठू है फौज का। ठीक हाँ। है ना? वो आपने देख लिया, वो जितने लिबरल जो भी बनते हैं ये, बड़े अपने आप को एनलाइटेंड और मॉडरेट, और उन सबकी पोल खुल चुकी है, नंगे हो गए हैं वो सबके सामने। ठीक है ना? लेकिन और ये भी पता लग गया कि ये सारे के सारे फौज के लटक हैं। अब ये मत पूछिए कहाँ से लटक रहे हैं, लेकिन हैं लटक। अब ये जो सारे के सारे हैं, इन सब की तो पोल खुल गई है। लेकिन टू गिव योर एनिमी द क्रेडिट, भाई दुश्मन से भी कुछ सीख लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जिस तरीके से अपने मीडिया को अपना पिट्ठू बना रखा है, हमारे यहां पर भी वही हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन को मैनेज किया,
इसमें तो हमको मानना पड़ेगा ना कि वो अपने लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया। उन्होंने ऐसा भी किया कि वेस्ट के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपने, अब पता नहीं पेरोल पे रखा या एक्सेस दी या क्या किया, लेकिन वो भी किया। तो वो नैरेटिव बनाने में वो उस्ताद रहे। वहां पर हम लोग बाय द टाइम हमारी डीजी एमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाय दैट टाइम तो नैरेटिव काफी हद तक आप, देन यू आर प्लेइंग कैच अप, यू आर नॉट प्लेइंग अहेड ऑफ द कर्व, यू आर प्लेइंग कैच अप। और इस तरीके की युद्ध में कैचअप अगर करना है तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप दूसरे को बिल्कुल ध्वस्त कर दें। उसमें मैंने कुछ सजेशंस दी थी कुछ लोगों को, लेकिन वो फिर अपना, हमारे यहाँ पर ये भी है ना कि नहीं, ये कूटनीतिक तौर पर उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन होगा और इस तरीके की बातें हुई। तो मैं बोला ठीक है, अगर ये होगा तो फिर होगा, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। वैसे मैं थोड़ा ना, मैं ना सरकार में हूं ना मैं सरकार की बोली बोलता हूं, तो मैं तो अपनी आपको बता सकता हूँ जो मेरी सेंस है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें। तो वहां पर हमारी एक विफलता है और मेरे ख्याल इसको हमारे को फिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये देखिए कि आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेड लॉसेस क्या हैं, जबकि जो हमारे डीजीज़ थे, जो डीजी ऑपरेशंस थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी सूचना है। लेकिन वो सूचना कंपाइल करने के लिए वो विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा को पूरे रेफरेंसेस के साथ में ओसिंट और जितनी भी उनके पास लोकल नॉलेज थी वो लेके और पूरा वो एक बना के देना पड़ा। तब जाके उन लोगों को कुछ आइडिया लगा कि हाँ साहब ये लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान के। नहीं, बट संजय जी उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है ना, भाई उसकी क्या प्रामाणिकता क्या है? नथिंग। भाई लेट्स फेस इट ना, मतलब हम जो बात कर ही रहे हैं तो सही बात करें ना। भाई हो सकता है वो हो, लेकिन हो सकता है ना हो। अब व्हाट इज द एविडेंस कि ये एक्चुअली हुआ है? अब आप बोल रहे हो कि जी मैंने ओसेंट से लिया, आज तक हम यही नहीं डिसाइड करे कि कर पाए कि 2019 में कोई F-16 गिरा था कि नहीं गिरा था। वो कहते हैं जी हमने 2 गिराए थे, उसको वो उसका कोई प्रमाण नहीं दे सके। हम कहते हैं कि हमने एक F-16 गिराया था, हम भी उसका कोई प्रमाण तो नहीं दे सके आज तक। तो बात देखिए, मैं तो ये बोलता हूं कि जिस चीज को आप, इफ यू कांट प्रूव इट, देन यू कैन से कि हम वी सस्पेक्ट कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वी कांट बी वेरी श्योर। हमारा आंकलन ये है कि ये हुआ है। लेकिन ये कहना कि ये हाँ हुआ है, तो यार फिर कुछ एविडेंस दे दो ना। मतलब आजकल के जमाने में तो सब लोग यही मांगेंगे कि यार बताओ कि अच्छा जी बोला कितना 3 या 4 F-16 हमने ध्वस्त कर दिए हैं। आगे चल के शायद पता भी लग जाए कि हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कोई प्रामाणिकता नहीं है ना कि ये हुए हैं। उनका कोई जहाज गिरा है कि नहीं गिरा, कोई उनका जो अवैक्स का जहाज था, अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले आयराई या क्या है, वो कोई गिरा है कि नहीं गिरा, उसमें बाजगश्त बहुत है, लेकिन प्रमाण तो कोई नहीं है ना अभी तक हमारे पास। और इंफॉर्मेशन वॉर में द फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज कि आप बेशक सच नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि फिर आपकी जो विश्वसनीयता है वो काफी हद तक, मतलब पाकिस्तान मत बनो, आप ये कहना चाहते हैं? पाकिस्तान मत बनो। आप अगर हर चीज आप नहीं शायद बता सकते, वो भी बात समझ में आती है, लेकिन ये मत बोलो कि कोई ऐसी बात मत बोलो कि कल को बोले जी आपने तो ये बोला था और बात एक्चुअली उससे उलट है। तो बेशक सच नहीं बोल सकते तो मत बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। अच्छा, ये किराना का क्या किस्सा है और अमेरिका बहादुर का क्या किस्सा है? नोबडी नोज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसमें भी अटकलें ही हैं। अटकलें ये हैं कि भाई देखो सरगोदा पे तो अटैक किया, अब सरगोदा पे जो अटैक किया वो तो उसका तो प्रमाण है हमारे पास, राइट? हमने जो अटैक किया वो सीधा उनके उनके जो एयरफील्ड्स थे, जो सॉरी रनवेज हैं उस पर आपने, और उसका सैटेलाइट एविडेंस है हमारे पास।
अब उसके साथ ही जो किराना हिल्स है वहां पर भी कुछ मिसाइल्स या बॉम्ब्स या कुछ गिरा है। अब वो क्या गिरा है ये भी नहीं पता हमारे को। लेट्स बी, वी नो समथिंग हैज हिट किराना हिल्स, लेकिन क्या वो मिसाइल थी, क्या वो कोई आर्म ड्रोन था, कुछ और था, वी डोंट नो। अच्छा, अब जो वो गिरा है उसमें दो तीन चीजें उभर करके आ रही हैं। एक है कि वो मिसफायर था, मैं कि आपने कोई टारगेट किसी चीज को कर रहे थे लेकिन वो इट वेंट ऑफ टारगेट। और किराना हिल्स को बहुत दूर तो है नहीं सरगोदा एयरबेस से, तो आपने जो टारगेट किया वो मिसफायर हुआ और वो जाके इन दैट ब्रॉड रेंज ऑफ किराना हिल्स वो वहां पर गिरा है। लेकिन कहां पर गिरा है, क्या वो, अच्छा अगर आप डेलिबरेटली टारगेट भी कर रहे थे तो क्या आप किसी डिफेंस साइट को टारगेट कर रहे थे या सिर्फ एक संदेश दे रहे थे? क्योंकि अभी तक जो भी मैंने देखा है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, वो ये था कि वो कहीं एक ऐसी जगह पर जाके वीराने में वो गिरा है और फटा है। बट क्या वो किसी सिर्फ मैसेजिंग के लिए था या वो एक्चुअली आप टारगेट कर रहे थे किसी चीज को? दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि अज्यूमिंग के आप टारगेट भी कर रहे थे और वो गिरा भी ठीक जगह पे, फिर ये सवाल उठता है कि क्या उसने एक्चुअली कोई डैमेज किया, स्पेशली ये जो सारा न्यूक्लियर वाला जो चक्कर चल रहा है। अब देखिए, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर है कि एक जहाज है जो रेडिएशन को मॉनिटर करता है, वो उड़ते जा रहा है उस एरिया में, चलिए ठीक है। एक जहाज है इजिप्ट से आता है, कुछ ऐसा केमिकल लेकर के आता है जो कंटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो जहाज एक्चुअली वो सामान लेकर के आया है नहीं लेके आया, इसका भी कोई हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है। ये है कि इजिप्ट से एक जहाज आया है, वो क्या करने आया है वी डोंट नो, एक या दो या जितने भी जहाज आए, तो हमारे को वो भी नहीं पता। लेकिन कुछ मतलब आप इसके साथ एक कुछ संकेत आपको मिलते हैं यार शायद कुछ हुआ हो। वो जो नॉनसेंस है कि जी वो सडनली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, उस एरिया में आते हैं अर्थक्वेक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ कि कोई वहां पर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई है। और उसमें हमारे मित्र जो हैं दोनों के, अभिजीत, उनकी भी बात बिल्कुल दुरुस्त है जब वो ये कहते हैं कि भाई जो अगर वहां पर वेपन्स ग्रेड या न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम्स थे, तो वो ये नहीं है कि वो दिवाली के पटाखे नहीं है कि आपने बम गिराया और वो फटने शुरू हो गए। ना, ना दैट्स फटेंगे थोड़ी, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा डर्टी बॉम्ब के रूप में हो जाएँगे मैक्सिमम। वो भी शायद वैसे ना हो, वो काफी, इट्स वेरी स्टेबल थिंग। तो वो भी नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो फिर ये कहना कि जी वहां पर भूकंप आ रहे थे, 3-4 लगातार छोटे छोटे आए हैं, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ समथिंग। आई डोंट थिंक दैट इज इंडिकेटिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन ये भी बात चलाई है लोगों ने, तो उसमें बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन बट एविडेंस व्हाट वाज दैट मिस्चीवियस डिनायल बाय द डीजी एयर ऑपरेशन कि किराना ये कौन सी जगह है हमें पता नहीं। नहीं, वो अब वो और क्या बोलते, वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला कि भाई ही लेफ्ट इट एम्बिगुअस, ठीक है ना, ना उन्होंने कुछ डिनाई किया ना उन्होंने कुछ कंफर्म किया। उन्होंने बोला अच्छा किराना वहां पर ये सब कुछ है, अच्छा हमको नहीं मालूम, बात उस पर बात खत्म कर दी। अब आप यू मेक दैट इज गुड कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी गुड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो मैं तो आई गिव हिम 100 out of 100 इन दैट, लेकिन वो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही शुड हैव सेड। हाँ, मैं पूछ रहा था अमेरिका बहादुर के रोल के बारे में क्या कहेंगे आप? यार आई थिंक अमेरिका का रोल हैज बीन मोस्टली नेगेटिव और शायद डिवाइडेड भी था। ट्रम्प का एक रवैया था, बाकी सारों का शायद कुछ
अलग था। और ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा है कि यार पाकिस्तानियों ने उसको खरीद लिया है, कुछ ठेके वेके दे दू के जो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है, शायद वहां पर दे हैव मैनेज टू बाय इन्फ्लुएंस। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आप अमेरिकी एटीट्यूड देखें, पहले 3-4 दिन तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। एक दिन पहले तो जेडी वैंस की इंटरव्यू आती है, वो कहते हैं भाई हमारी थोड़ी है ये प्रॉब्लम, ये जिनकी है वो अपने आपस में डील करें, हम क्यों इसमें बीच में पड़े। दैट समथिंग इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। नन ऑफ आवर बिजनेस, राइट। अच्छा, जो मार्को रूबियो है, उनका भी एक बड़ा बेसिकली जो एक नॉर्मल देश करेगा कि यार मत करो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, लेकिन हमारे ऊपर ना कोई दबाव बनाया ना पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ बनाया, ठीक है ना। फिर ये कहा यार थोड़ा रेस्टोरेंट दिखा दो, ये कर लो वो कर लो। हमारे लिए जो हालात, वही नैरेटिव्स की जंग में, जिसमें फिर हमने ट्रम्प को ये नहीं कहा शट अप कॉल नहीं दी, उसमें हमारे लिए जो एक लिहाज से बड़ा नेगेटिव थिंग चीज रही, वो ट्रम्प का ये कहना कि मैंने एक सुलह करवाई है। अबे तूने कोई सुलह नहीं करवाई, तू किसी नहीं आता था, ठीक है ना। आपका जो मार्को रूबियो या जेडी वैंस जब मोदी जी से या बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तो उनको स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, अगर वो मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगा, मैं वापस जवाब दूंगा, जो कि हमने दिया। और फाइनली जब उन्होंने हमसे कहा कि भाई पाकिस्तानी तो तैयार हैं करने को, तो आप रुक जाओ, तो हमने कहा भाई हम आपकी बात नहीं सुन रहे, आप उनसे कहो हमसे डायरेक्टली बात करें। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप इंडियन से बात करो, वो तो पहले दिन से ही तैयार थे बंद करने के लिए। अगर आप डीजी आईएसपीआर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसको केयरफुली एनालाइज करें, जिसमें ये आई थिंक 10 या 11 तारीख, 10 तारीख के दिन नहीं, शायद 11 तारीख या 12 तारीख के जो अखबारों में, पाकिस्तानी अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्यौरा आया है, जिसमें उन्होंने ये डींग लगाई है कि वो तो इंडियन सीज फायर मांग रहे थे, हमने हमने नहीं मांगी है, ठीक है। उसमें भी आप देखें, वो बड़ी केयरफुली ये कह रहा है कि इंडियंस तो पहले दिन से मांग रहे हैं, विच इज अ फैक्ट। हम तो पहले दिन हमने अटैक करके बोला भाई हम नहीं चाहते कि इसको और आप बढ़ाएं, लेकिन अगर आपने बढ़ाया तो हमारे को जवाब देना पड़ेगा। और हर सब्सिक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 तारीख को यही बोला, 8 को यही बोला, 9 को यही बोला, और 10 को तो फाइनली हो ही गया। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो यही बात हो रही थी कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम यहां पर इसको रहने देंगे, अगर आपने कुछ किया तो हमारी वापस प्रतिक्रिया आएगी। तो ट्रंप तो इसमें किसी खेल में नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने बड़बोलेपन में मैंने जी मध्यस्थता करवाई, मैंने जी न्यूक्लियर वॉर हटवा दी। अब वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं भाई कि हम तो कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा ही नहीं रहे थे, उसका तो सवाल ही नहीं होता। ये मेरे बयान नहीं है, पाकिस्तानियों के हैं भाई। They have said this, there was no danger of nuclear war, we were never even considering it। तो ट्रंप कहां से आ गया बीच में कि न्यूक्लियर वॉर रखवा दी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वो ये कहता है कि जी मैंने ट्रेड की बात की। मैंने बोला अगर आपने हम मेरी बात नहीं मानी, आप खैर इसने तो बात भी नहीं की हमारे साथ, लेकिन जिन्होंने भी की, ट्रेड या व्यापार शब्द का इस्तेमाल तक नहीं हुआ जो भी बातचीत हुई है। और अगर मैं तो ये कहूंगा कि आप ये जब भी इस तरीके की बातचीत होती है वो सब रिकॉर्ड होती है, उसके ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं। आप ये ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो आप रिकॉर्डिंग प्ले कर दो। वो डीजी आईएसपीआर की भी, सॉरी, वो जो डीजी एमओ है पाकिस्तान का, उसकी भी रिकॉर्डिंग है ना। ऐसे थोड़ी होता कि उसका फोन आया, मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं इनफॉर्मली कि अच्छा यार संजय जी आप ना फिर ऐसे मत करिएगा, आप कहते हैं अच्छा यार मैं नहीं करूंगा, और फिर आप कहते हैं कि यार मुझे तो सुशांत ने बोला था मत करो, मैं कहूंगा नहीं नहीं मुझे तो संजय जी ने बोला था, इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सारी रिकॉर्डेड होती है कॉन्वर्सेशंस। तो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन वी कैन ऑलवेज प्ले इट आउट अगर बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। लेकिन आप डीजीआईएसपीआर का बयान अगर पढ़ेंगे तो उसमें उसने खास ये बोला है कि जी ये पहले से मांग रहे थे, फिर बातचीत हो गई। सो उसने इसमें भी कुछ नहीं, उसकी मध्यस्थता कुछ नहीं थी।
लेकिन फिर उसने एक कश्मीर के ऊपर भी एक बयान दाग दिया कि भाई मैं तो चाहता हूं कि वहां पर भी सुलह करवा दूं वगैरह वगैरह। अच्छा, वो पाकिस्तानी फुदक रहे हैं इस पे। उन्होंने बोला कि भाई ये तो देखो ना, अमेरिका अपने अपने जो इतिहादी है, अपना जो अलाई है उनका, अमेरिका ने उसको बचाने के लिए हमको बोला कि बंद कर दो, हमने फिर बोला कि ठीक है हम आपके लिए कर देते हैं बंद कर। एवं डींगे मार रहे हैं फजूल के, ठीक है ना। पल्ले कुछ था नहीं इनके, खुले हुए बैठे हुए थे, बिल्कुल नंगे बैठे हुए थे। इफ वी वांटेड, अगर इन्होंने उस दिन कुछ और करना था तो इनका सारे का सारा एयरफोर्स तबाह हो जाती उस दिन, क्योंकि इसके जहाज नहीं उड़ पा रहे थे, एयर बेसिस ऐसी हो गई थी। इनका एयर जो सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया था। इनका सारा का सारा जो रडार सिस्टम था एयर डिफेंस का वो सारा ध्वस्त हो गया था। they would have been flying blind. They knew it. That is why they wanted it. तभी तो वो बोल रहे थे कि अच्छा चलिए जी यहाँ पर बंद कर देते हैं। और हमारे यहाँ पर ये रवैया था कि भाई हमने तो जब शुरुआत की थी हमने तो बोला था हम आतंकी बेसिस को मारेंगे। अब आप बीच में पड़ गए तो अब हम आपको भी मार रहे हैं। नहीं तो हमारा तो कभी ये इंटेंशन ही नहीं था। तो हमारा तो ऑफ रैम्प पहले दिन से था कि हम यहां से उतर जाएंगे अगर आप नहीं चढ़े। अगर आप चढ़ गए तो हम वापस ऊपर चढ़ते रहेंगे, और हमने वही किया। तो ये तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, और दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के अंदर अमेरिका को लेकर के काफी हद तक मन खट्टा हो गया। एक विश्वासघात की भावना है। हम ये तो नहीं कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका आएगा हमारे लिए लड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन ये भी नहीं था कि वो इस तरीके के बयानात देगा जो पाकिस्तानियों को एक एग्जिट रूट या उनको अपनी इज्जत बचाने का मौका मिल जाए। क्योंकि ये जरूरी था इस सारे ऑपरेशन के बाद कि पाकिस्तानियों की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिले। लेकिन हाँ, जिस करेक्ट। तरीके के बयानात अमेरिका से आए उससे उन्होंने कुछ हद तक अपनी इज्जत बचा ली। तो मेरे ख्याल दिस इज अ ग्रेट डिसर्विस दैट द यूएस हैज डन। और इसमें शायद एक वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात अक्सर होती है अमेरिका के साथ, वो मेरे ख्याल एक उसका पहलू अब दोबारा से उभर करके आ रहा है। अब तो वो तो वो रहता है। आगे जो वेपन्स डील्स वगैरह होनी थी, वो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि अब आगे कुछ अमेरिका के साथ हो पाए। कैसे होगा भाई, अगर आपके यहाँ पर इस तरीके का रवैया रहा कि आप एक इस तरीके की पोजीशन लेते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे थे कि भाई आप हमारी हिमायत में आए और हमारे साथ खड़े हो, कंधा और कंधा मिला करके आप ये युद्ध में हमारा साथ रहे। ये तो नहीं, हम हमारी कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी ये। लेकिन हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ऐसे बयानात देंगे जो एक लिहाज से हमारी पीठ पे खंजर घोंपने वाली बात हो। और मेरे ख्याल उस पर काफी नाराजगी है भारत के अंदर, भारत में ऑफिशियल सर्कल्स में, एकेडमिक सर्कल्स में, बहुत सारी जगहों पर काफी हद तक मन खट्टा हो गया अमेरिका से। एक बात और अभी सामने आई है, और वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसमें ये रोज अपने ये टैरिफ की तलवारबाजी करते रहते हैं, वो उसको लीगली चैलेंज किया गया है। और उसकी लीगल चैलेंज का जो जवाब दिया गया है उनके कॉमर्स सेक्रेटरी की ओर से, उसकी कॉपी जो है अभी-अभी मैंने ट्विटर पे देखी। और उसमें उन्होंने कहा कि साहब कि इट इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि इसकी वजह से देखिए हमने एक न्यूक्लियर वॉर था वो रुकवा दिया। तो अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि साहब कि खाली आपको अपनी जो आईईईपीए की जो पावर्स बचानी है, उसके लिए तो नहीं आप ये डींगे हाँक रहे हैं चारों तरफ। नहीं नहीं, वो तो देखिए ना, वो जूसी वहां पर भी अब जिस तरीके का निजाम आ गया है अमेरिका के अंदर, जिस तरीके की व्यवस्था है,
राजनीतिक व्यवस्था है हो गई है इस सरकार के नीचे, ट्रंप की सरकार के नीचे, उसमें तो मुझे कोई बहुत अचंभा नहीं लगता कि मतलब कि जो भी चीज कन्वीनियंट हो वो उसका इस्तेमाल करके आप, भाई आप एक अधिकारी रह चुके हैं, आप तो जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई बेशक वो कानून की धारा लग भी ना रही हो, लेकिन आप कोई ऑब्सक्योर सा कानून निकाल करके बोलेंगे यार इसको इसमें ठोक दो, ठीक है ना, अभी तो मामला सुलटाओ इसको। तो अमेरिका में भी यही हो रहा है कि यार अभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बोल देते हैं, ये वाली धारा लगा देते हैं इसमें, राइट। तो शायद दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन वही बात है ना, अब आप जब एक लिहाज से आप अपनी बंदूक मेरे कंधे से जब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये बात इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग फॉर मी। सो आई विल हैव टू, मतलब मुझे आइडियली, और ये भाई आप पाकिस्तानियों की बात सुन लेना, मेरी बात मत क्यों सुन रहे हैं आप, पाकिस्तानियों की बात सुने। पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई हम कोई सवाल ही नहीं होता था न्यूक्लियर एक्सचेंज का। इशाक दार ने बोला है, उनके वो जो विदेश मंत्री, ठीक है, हैं वो चपड़ासी टाइप के लोग, उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी बोला तो है ना उन्होंने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, वो अब पाकिस्तानी जो फौज है वो इसको जरूर प्ले अप करेगी, लेकिन और अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपने पॉइंट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। और सारी कॉन्वर्सेशन टेप्ड है भाई, आप तो जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो सारी टेप्ड है। आप बता दीजिए ना, आप बहुत ज्यादा बोलेंगे एक दिन वो कॉन्वर्सेशन लीक हो जाएंगी और पता लगेगा कि यार ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं हुई थी इसमें, आप फिर क्या हम्म, करेंगे आप। हम्म। लेकिन वही है, वो मर्यादाएं हैं कुछ कूटनीतिक, जिसके तहत ये नहीं हो रहा। जब आप मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर ये तो जरूरी नहीं ना कि मैं मर्यादा का पालन करूं। इस सब के बीच में हमारे जो खलीफाए तुर्की हैं, इनका क्या रोल है? ये क्यों उछल कूद कर रहे हैं बगैर मतलब की? यार कोई नई बात नहीं है। एक तो ये एक जिहादी मानसिकता का बड़ा ही करप्ट चोर किस्म का आदमी है, लेकिन वही है, एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है अर्दोगान। अब वो क्योंकि सूट वूट पहनता है तो इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो है वैसा ही। और उसके तहत अ, और जमात इस्लामी वाला काफी इंफ्लुएंस है उसके ऊपर, उसके तहत ये इसकी एक लिहाज से पीएं बड़ी हुई हैं पाकिस्तान के साथ। दूसरा, टर्की और पाकिस्तान के पुराने भी रिश्ते रहे हैं और ठीक ठाक रहे हैं, और उसका एक कारण साइप्रस का मामला है। क्योंकि भारत जो है वो साइप्रस के ऊपर जो जो तुर्की ने किया हुआ है कि वो नॉर्थ साइप्रस को उन्होंने अलग कर दिया, और उसको उन्होंने रिकग्निशन दी। उस नॉर्थ साइप्रस को 2 या 3 देशों ने मान्यता दी है, उसमें से एक पाकिस्तान है। भारत ने उसमें अपनी रजामंदी नहीं दी, भारत उसके खिलाफ है। और भारत का एक कारण खिलाफ होने का ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको मान्यता नहीं देता। तो वो भी एक भारत और टर्की के बीच में एक इशू है। और भी कई सारे इश्यूज हैं भारत और टर्की के बीच में। आर्मीनिया और को हम वेपन सप्लाई कर रहे हैं वो तो अब करना शुरू किया है ना, वो तो हम्म, अब करना शुरू किया है। और वो भी इसलिए क्योंकि अजरबैजान जो है वो तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। तो हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि फिर हम आर्मीनिया को ना करें। और वहां पर एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। अब अजरबैजान जो है उसकी इजराइल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। करेक्ट। अच्छा, तुर्की और इजराइल की एक जमाने में होती थी, अब नहीं है। लेकिन तुर्की जो है वो अजरबैजान को फुल बैकिंग देता है। ईरान जो है वो है तो मुस्लिम देश, लेकिन उसकी अजरबैजान के साथ बिल्कुल नहीं पटती।
और ईरान जबकि जो है, अज़रबैजान भी शिया है। हाँ, ईरान जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता है और भारत भी आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। भारत और इजराइल के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन भारत और ईरान के भी ठीक ठाक हैं। तो मतलब कि वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है वहां पर। तो वो है वहां की स्थिति। अच्छा, अंत में आपसे प्रश्न ये पूछूँगा कि अगर नेक्स्ट राउंड होता है, क्योंकि टेक्निकली तो ऑपरेशन सिंदूर आज भी चालू है, इट इज़ ओनली एट अ पॉज़। अगर कोई नेक्स्ट राउंड होता है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि भारत कहाँ तक जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि अगली बारी क्या भारत कुछ जो इस बार पहले 1-2 राउंड में भारत ने रिस्ट्रेंट दिखाया, क्या अगली बारी वो रिस्ट्रेंट दिखाएगा फर्स्ट राउंड? कि हमने इस बार सिर्फ फर्स्ट राउंड में सिर्फ आतंकी कैंपों को टारगेट किया और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नहीं हमने लगाया, जिसके तहत पाकिस्तान वाज एबल टू ऑपरेट ऑन द फर्स्ट नाइट। लेकिन उसके बाद से हमने वो जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस है वो करना शुरू किया, और उसके बाद आपके सामने नतीजा है कि पाकिस्तान जो भी हमारी तरफ फायर कर रहा था सब कुछ हम वी वर एबल टू ब्रिंग इट डाउन। और हम जो उनको मारना शुरू किया हमने जब, तो दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगली बारी क्या हम पहले राउंड में ही पाकिस्तान की फौज को टारगेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नंबर 2, किस तीव्रता से अटैक होगा? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगली बारी आप 9 कैंपों को टारगेट करें, हो सकता है आप 2 करें। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान को कितनी अकल और कितनी समझ आई है। देखिए, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं तो उनको भी पता है कि यार हुआ क्या है उनके साथ। अब वो पब्लिक को जो मर्जी बताते रहे, लेकिन अंदर खाने तो पता ही है ना कि क्या हुआ है। वो तो अपनी एयर डिफेंस तो वापस पुट अप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, और प्लस वही वाली एयर डिफेंस दोबारा से लगाएंगे तो फिर उसका वही असर होगा जो इस बार हुआ था। तो वो दिल ट्राई एंड अपग्रेड इट, उसमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है, वो साल 1.5 साल 2 साल शायद थोड़ा और भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल जब तक वो अपने सारे सिस्टम्स को पुख्ता नहीं करते, अपने और सिस्टम्स को बेहतर नहीं करते, बिकॉज अब उनको भी पता है कि भाई यार ये दोबारा से होगा। अच्छा, हमारे लिए जरूरी ये है कि ये जो हमारी सफलता थी, हम ये ना सोचेंगे यार अच्छा वो पृथ्वीराज चौहान टाइप कि जी हम हमने हरा दिया उसको, अब अगली बारी थोड़ा ना आएगा, वो आएगा दोबारा। तो प्लीज आप जरा अपनी प्यार मोहब्बत की बातें कम करें। संयुक्ता जी के साथ आप थोड़ी अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाएं, और मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है। और कोई कारण नहीं है कि अगर हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, तो ये जो पैरिटी की हम बातें करते हैं ये क्यों करते हैं भाई? मिनिमम एटलीस्ट 3-4 गुना 5 गुना बड़ी तो हमारी ताकत होनी चाहिए उनसे। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन पर। उसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीजें हुई हैं जो नजर आई हैं, एयर लेकिन डिफेंस वाज़ अ रेवोल्यूशन। हाँ, बट वी नीड टू कीप इम्प्रूविंग इट। ये नहीं है कि भाई अब आप आ गए तो एम्बेसडर गाड़ी आ गई है तो आगे से आप कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग अप, सो वी विल हैव टू फोकस ऑन दैट। तो जो पाकिस्तान जैसे जैसे अपनी क्षमता बढ़ाएगा, हमारे को भी अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी और खूब ज्यादा। आई होप ये होना शुरू हो जाए यहाँ पर। तो वो कोशिश तो दोबारा से करेंगे, लेकिन हम किस लेवल पर उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ऑब्वियसली ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन रिस्पॉन्स तो आएगा। तो पाकिस्तान को ये अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि डू दे वांट टू गो डाउन दिस रोड अगेन, दोबारा हाँ, से ये। वो कह रहे हैं हम J-35 ला रहे हैं भाई। नहीं नहीं, वो जो मर्जी लेके आते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेके आ रहे हैं तो हम भी कुछ उसका तोड़ निकालेंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि हम बोलेंगे अच्छा यार J-35 आ गए तो अब हमने तो अपने आप को खुला छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हम भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। सो आई थिंक एक एक टेंस सिचुएशन तो रहेगी।
ऊपर से ये भी याद रखिए कि हमने जो कदम उठाए थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, वो वापस नहीं लिए गए। चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या बाकी और जो भी कदम हो, वो वापस नहीं लिए गए। तो वो कदम अभी भी हैं, हमने लिए हुए हैं। और साल, 1.5 साल, 2 साल में उसका कुछ ना कुछ असर होना शुरू होगा, कहीं उससे कहीं ज्यादा जो अभी हो रहा है। और फिर उस समय पाकिस्तान को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या वो दोबारा से जंग की तरफ जाते हैं भारत के साथ, या वो ये कहते हैं कि यार ठीक है, अब हम एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं कि यहाँ पर अब एक स्टेलमेट होगा, नुकसान बहुत होगा, युद्ध में हमारा भी भारत का भी, इससे अब हमारे को पीछे हटना है। हम भारत से आग्रह करते हैं कि आप हमारे पानी को ना इंटरफेयर करें, और हम ये जो सारी टूटी है इसकी दहशतगर्दी की, आतंकवाद की, हम इसको बंद करते हैं। हम ये वाली टूटी बंद करते हैं, आप पानी की टूटी खोल दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत वो आईडब्ल्यूटी तो रीनेगोशिएट तो करनी ही पड़ेगी। वो ठीक है ना, उसमें रीनेगोशिएट तो ऐसे भी रीनेगोशिएशन अपनी जगह है। रीनेगोशिएशन में देखिए ना, भारत ये तो कह सकता है ना कि यार देखो, अब हम उसमें अपने डैम वैम बनाएंगे, और वो डैम ऐसे बनेंगे कि डैम्स की लाइफ इंक्रीज हो, ताकि वो रुके ना। डैम का जो लाइफ है वो 25 साल की ना हो, 50-60 साल की हो। तो हम उसके लिए हमारे को जो स्लूइस गेट्स और वो सब कुछ करना है वो हम करेंगे, देन विल बिकम पार्ट ऑफ द ट्रीटी। लेकिन हम आपका पानी नहीं रोकेंगे, हम आपका पानी मैनिपुलेट नहीं करेंगे, अनलेस आपकी तरफ से कोई ऐसी हिमाकत हो जिसके तहत हम मजबूर हो जाए। शॉर्ट ऑफ दैट, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद योर वाटर फ्लोस। आई थिंक वी कैन रीच एक एक बीच का रास्ता निकल सकता है, ताकि पाकिस्तान हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर अड़ंगा ना लगाए और हमारे ऊपर आतंकवाद ना थोपे, और हम उनका जो पानी है का बहाव है उसको ना तो उस पर कोई रोक टोक लगाए, और ना उसको हम रोक और ज्यादा कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करें। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है, और उसमें यह रहेगा कि एक लिहाज से एक टूटी हमारे पास भी रहेगी, कि अगर आपके पास आतंकवाद की टूटी है तो फिर पानी की टूटी हमारे पास भी, हम उसमें कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे जब तक आपकी टूटी ना खुले। आपने यहां पर से टूटी खोली तो यहां से टूटी बंद हुई, आपने टूटी बंद की तो यहां से टूटी खुल गई। अगर इस प्रिंसिपल पे आगे चलना है तो बिल्कुल। सो दिस इज अ डिसीजन दैट पाकिस्तान विल हैव टू टेक। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा उनके लिए लेने का। और पता नहीं वो इतना दिमाग अगर पंजाबी मुसलमान में हो तो फिर क्या बात है, लेकिन इतना दिमाग से लेकिन एनीवे, तो बलोचिस्तान और सिंध और टीटी आपका पश्तून का भी फैक्टर है, वो उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ठीक है जी, आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सभी संजय जी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।